नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहां पहुंचती है और हर मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करती है। यही वोटर है जो सरकार को बनाता है। इलेक्शन बेहद नजदीक है, मत भूलिएगा। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा खास मुद्दा, खास करके दिल्ली से जुड़ा हुआ और दिल्ली के मुखिया से जुड़ा हुआ। क्या अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होने वाली है? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि कुछ हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। पूरी जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी न्यायालय का सम्मान क्यों नहीं कर रही है? उसे इंतजार क्यों नहीं हो पा रहा है? भाई कोर्ट जो फैसला करेगा सभी मानेंगे। चोरी और ऊपर से सीना चोरी। जांच एजेंसियों को सहयोग आप नहीं दे रहे। केजरीवाल संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं, संविधान और संवैधानिक एजेंसियों का सम्मान करें। आप भ्रष्टाचार करना बंद कर दो, एजेंसी काम करना बंद कर देंगी। जहां भ्रष्टाचार करोगे एजेंसी छोड़ने वाली नहीं है। पूरा मामला एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के काम रोकने का एक षड्यंत्र है। अगर मान लीजिए ईडी रेगुलरली अगर आपको सम्मन नहीं करती है तो कल को आप ये प्रश्न खड़ा करेंगे, हमें तो पहले सम्मन पे ही हमारे को गिरफ्तार करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया। आप जो है किस प्रक्रिया के तहत और किस दृष्टि के तहत कौन से ग्राउंड पे क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या हेमंत सोरेन को पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं? क्या आप जो है उनकी गिरफ्तारी हुई ना 10 सम्मन के बाद में। जो दूसरा अभी के कविता की भी जो गिरफ्तारी हुई है, तो है क्या जितने भी लोग हैं सीरीज उस पर अगर हम देखें, चाहे आपके सत्येंद्र जैन हो, उन्होंने अभी जो बेल लगाया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपको जो हवाला है, जो वाला जो केस है, उसमें जमानत नहीं दी जा सकती। हेल्थ ग्राउंड पे ठीक है फॉर अ वाइल। इसी तरह मनीष सिसोदिया। होता क्या है कि एक अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कॉग्निजेबल एविडेंसेस अवेलेबल हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ी कोर्ट है ना, क्यों नहीं बेल दी जा रही है आपको? जो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, तो उसी व्यवस्था में 3 अंग हैं जिसमें न्यायपालिका भी है। तो न्यायपालिका को आपको सम्मान करना चाहिए ना। इन आम लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए मेरे खिलाफ कल को कोई सम्मान आ गया, मैं भी कहूंगा जी मुझे ये बताइए मेरी औकात क्या है, मेरे को किस नाते बुला रहे हैं? शैलेंद्र दुबे के नाते बुला रहे हैं, या मीडिया पैनलिस्ट के नाते को बुला रहे हैं, या एंटरप्रेन्योर के नाते बुला रहे हैं, या किसी संगठन के पदाधिकारी के नाते बुला रहे हैं? ये क्या प्रेसिडेंट सेट करने का प्रयास हो रहा है? ठीक है, ठीक है सेठी जी प्लीज थोड़ा सा आ गया। ये बहुत स्वागत है, मुस्कुरा रहे हैं आप, शायद आपके जहन में कुछ खास चल रहा होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं वाकई कौन है वो हाई प्रोफाइल शख्सियत जिसकी गिरफ्तारी होने वाली है? आपकी मुस्कुराहट के पीछे की वजह यही तो नहीं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके नेता वो जानते होंगे, वो इस तरह की खबरें फैलाते हैं कि जी कौन गिरफ्तार होने वाला है। मेरे को इनकी बात पे हंसी इस करके आ रही है, कह रहे कि शैलेंद्र दुबे, अरे एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो इस बात का एक विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जो संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके जो विपक्ष के नेता हैं उनको तंग परेशान करा जा रहा है, और वो उसका विरोध प्रदर्शन करके वो कह रहा है कि पहले इस बात को क्लियर किया जाए कि क्या मेरा किसी एफआईआर में नाम है, क्या मैं आरोपी हूं, क्या मैं गवाह हूं? ये ईडी क्लियर करे। ईडी को क्लियर क्यों नहीं करती? आपको नहीं लग रहा ये बातें पीछे रह गई हैं? और अब जो बड़ा दावा किया जा रहा है कि कुछ हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां होने वाली हैं, तो बड़ा सेटबैक केजरीवाल को लगने वाला है। नहीं, देखिए गिरफ्तारियां हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। अगर गिरफ्तारी होती है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। जब आपने देश के बड़े बड़े नेताओं के घर ईडी भेज दी, अभी आपने सत्येंद्र जैन को अंदर कर दिया, संजय सिंह को अंदर कर दिया, बड़े बड़े नेताओं को आप टारगेट। आपकी नजर में सिर्फ यही बड़े नेता है? अगर देखिए जितने भी विपक्ष, उन्होंने आजादी दिलवाई, जो आजादी से लेकर अब तक डटे हुए हैं और वो जेल गए, वो बड़े नेता नहीं थे? अरे आप क्या बात कर रहे हो? जो देश के लिए जेल गए हैं
वो तो बात समझ आती है कि देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया और देश के लिए उन्होंने अपनी एक लड़ाई लड़ी। और एक व्यक्ति जो इनोसेंट है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बना हुआ है, उसको आप चुनाव में तो हरा नहीं सकते। 3 बार आप दिल्ली में हार गए, 1 बार एमसीडी में हार गए, 1 बार पंजाब में हार गए। आप उस हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको पता है भारतीय जनता पार्टी को एक अरविंद केजरीवाल है जो बीजेपी के सामने खड़ा हो सकता है, और इस करके उनके बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया चुनाव से पहले, ताकि ये चुनाव में कोई अपना पूरी तरह से काम ना कर पाए, हमारे सामने खड़े ना हो पाए, इनकी टीम को खत्म कर दिया जाए। ये टारगेट है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, अगर इतनी देश की क्या दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े बड़े नेता हैं, आप सत्ता में 9.5 साल से 10 साल से, तो आपको डर किस बात का है? आप अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके ठीक है सेठी जी, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। नीति जी, क्या वाकई धीरे धीरे कर करके अरविंद केजरीवाल का कद इतना बड़ा बना दिया गया है कि अब अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, उनको जेल में डाला जाता है, तो सब कुछ जो क्रेडिट रहेगा वो अरविंद केजरीवाल के हाथ में रहेगा, उनके लिए नेगेटिव कुछ नहीं होने वाला है। वास्तविकता ये है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को एग्जिस्ट होने की जो क्राइसिस है, उससे ये लोग गुजर रहे हैं। इस पार्टी का जन्म कहाँ से हुआ था उसको समझने का प्रयास करें। आंदोलनकारी अरविंद केजरीवाल लोकपाल लाने की बात करते थे। ये बात करते थे कि आरोप लगने से पहले ही, आरोप लगते ही एविडेंस बाद में होंगे, आप मुझको जेल में भेज देना चाहिए नेताओं का। ये बात करते थे। वैगन आर से चलते थे। 2 कमरे के फ्लैट में रहते थे। मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा, लेकिन वही एक आवास को 45 करोड़ रुपए की रेनोवेशन, जहां पे 8-8 लाख के पर्दे, 30-30 लाख के कमोड लगाकर बैठे हुए हैं, घूमते हैं वो 5 रुपए का पेन लगाकर और 250 रुपए की कमीज पहनकर। इस तरीके का जो दोहरा चरित्र अरविंद केजरीवाल का सामने आया है, और एक के बाद एक घोटाले, सीरीज ऑफ घोटाले। अभी के कविता को जो 100 करोड़ रुपए का किकबैक पता चला है शराब नीति में, 12% की कमीशन में शराब नीति में 6% का किकबैक आम आदमी पार्टी के फंड में गया है। उसके बाद जो दिनेश अरोड़ा है, जो विजय नायर है, उनकी चैट्स, फेस टाइम चैट्स एविडेंस के रूप में ईडी के सामने है। ईडी के सम्मान का बार बार अपमान करना, उसका सम्मान नहीं रखना, अरविंद केजरीवाल किस तुष्टीकरण की राजनीति को साधना चाहते हैं? अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया है तो आप जाइए, और हर एविडेंस को मना करके ये एक ऑफेंस और कर रहे हैं। आईपीसी धारा 174 के अंतर्गत ईडी के सम्मान का सम्मान ना करना और जाके पेश ना होना एक और ऑफेंस है। ये बार बार एक के बाद एक गुनाह करते ही जा रहे हैं। ठीक है, अगर इन्होंने गुनाह नहीं किया तो सामने आए और आके आप पारदर्शिता के साथ सामने आके अपने एविडेंस दें। लेकिन सच्चाई ये है कि इस, जैसे कि आप आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं कि भैया ये ईडी जेल भेज रही है। ईडी पहली बात है बिना एविडेंस के काम नहीं करती है। एविडेंस का मनी ट्रेल का पूरा खाया खाता आज 40 बेल रिजेक्ट हो चुकी हैं इनकी, हाई कोर्ट से लेके, सेशन कोर्ट से लेके, सुप्रीम कोर्ट से लेकर 40 बेलें रिजेक्ट हो चुकी हैं। क्या आप अदालत का सम्मान भी नहीं करेंगे? और उसके बाद ये पूरा सिर्फ एक विक्टिम कार्ड की तरह खेलना चाहते हैं कि चुनाव आ रहे हैं, हम जेल जाएंगे। ये जेल को भी ये ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। अरे भैया, आपने अगर काम गलत करा ही नहीं है तो आपको ईडी को अवॉइड करने की आवश्यकता है। डर किस बात का, खौफ किस बात का? क्या वाकई चोर की दाढ़ी में तिनका है? विष्णुप्रिया से समझ लेते हैं, क्या वाकई कुछ इस प्रकार की स्थिति नजर आ रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, और इसीलिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 9 समन को दरकिनार कर दिया गया है, सिरे से खारिज कर दिया गया है, गैर कानूनी करार दे दिया गया है, और अब वो समन पूरी तरीके से भारी पड़ने वाले केजरीवाल। एब्सोल्युटली। देखिए, कहते हैं ना कि आप जो कर्म करते हो उसका आपको फल मिलना ही होता है। तो एक तो कहाँ वो ये बोलते हैं कि आपको डेफिनेटली जो सारे नियम है उनके हिसाब से चलना चाहिए, सब कुछ फॉलो करना चाहिए, बट अगेन इतने समन आ चुके हैं, आप नहीं जा रहे हो, आप एक बहुत बड़ी पदवी पे हो, तो आपको डेफिनेटली एक ऐसा रोल, मतलब लोग इतने आपको फॉलो करते हैं, तो आपको डेफिनेटली उनके लिए एक ऐसी मिसाल बनना चाहिए कि यस, अगर आप इतने ही ईमानदार हो, अगर सब कुछ इतना सही है तो डर किस बात का है। और दूसरी चीज़ ये कि जो वो बोलते थे कि ये इलीगल है, नहीं तो कोर्ट ने ये भी बोल दिया है उनको, उन्होंने बोला था कि इस पर स्टे लगना चाहिए, बट कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट किया, उस पर स्टे नहीं लेंगे, उस पर रिवाइज्ड ऑर्डर पे भी उन्होंने इसकी मना कर दिया। तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग, कुछ तो है बिना किसी चीज़ के। ईडी भी इतना, अभी ईडी ने कह रहे हैं कि ईडी ने प्रेस में जो बोल दिया है, प्रेस में अपना
मतलब लागू कर दिया है, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है सबको। तो उन्होंने बोला कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी तो हो नहीं जो आपने प्रेस, ईडी ने प्रेस के सामने सब कुछ रखा है, बट डेफिनेटली अगर ईडी ने भी इतना बड़ा कदम उठाया है तो डेफिनेटली उनके पास कुछ होगा, तभी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। ठीक है, इसी मुद्दे पर जनता क्या कहती है, जनता क्या सोचती है, ये जानेंगे, क्योंकि यह मुद्दा जनता से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। जनता से सीधे सीधे इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि यही जनता है जो वोट देती है, जो सरकारें बनाती है, फिर कुर्सी पर बैठाती है, फिर जो हुक्म होते हैं उनको फॉलो करती है। यही जनता है। तो जनता इस मुद्दे को कितना समझती है, क्या कहना चाहती है, ये जान लेते। आ रही हूं मैं आपके पास, आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी सबसे पहले जो उन्होंने बोला था कौशिक साहब ने, कि ये कहते हैं कि ईडी और ये सब सीबीआई सब जो है ये बीजेपी के हाथ में, ये सारे ही नेता बोल रहे हैं विपक्ष के। पर आप ये बताइए कि ये हाथ में थी 2014 से पहले, जब तक उनको स्वतंत्र नहीं किया गया था। आज ये जो ईडी सीबीआई ये जो खुला काम कर रही है ना, ओपनली, तो उनको मोदी सरकार ने आने के बाद सारी एजेंसियों को स्वतंत्र किया है, इवन तक कि सेना को भी स्वतंत्र किया है। पहले आप देखते थे सेना पाकिस्तान के बॉर्डर पे अगर कोई पाकिस्तानी गोली मारता था ना, तो उधर दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती थी सेना को कि हमें मारा है, कि हम गोली चलाए कि नहीं चलाए। अब सेना को भी स्वतंत्र किया, इन सभी एजेंसियों को स्वतंत्र किया, और इन एजेंसियों पे अगर कोई भी ये गलत आवाज उठाता है कि ये उनकी क्या कहते हैं, उनके दबाव में काम कर रहे हैं, मैम ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये सारे हम अपनी संवैधानिक प्रक्रिया पे गलत मतलब बात उठा रहे हैं। इससे आम जनता जो है वो कल को अगर मान लो मैं कोई गलत काम करती हूँ, मेरे को कोई FIR मेरे थ्रू लिखवा नहीं, मेरे ऊपर कोई FIR मेरे ऊपर FIR हो जाए और मैं वहाँ जाके चिल्लाऊं, ये तो मेरे ऊपर गलत FIR हो गई, क्या मेरी सुनवाई होगी? ठीक है। आम जनता को, आम इंसान को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या नजीर पेश कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है इस समय, क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार मैम, देखिए मैम, आपने एक मुहावरा बताया, चोर की दाढ़ी में तिनका। यहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, डंडा है, क्योंकि मुख्यमंत्री है तो डंडा कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इतने संबंध मिले जा रहे हैं, अलग अलग विषयों पे मिल रहे हैं, ये नहीं एक ही विषय है। कहने का मतलब है नहीं जाना चाहते, उनकी इच्छा नहीं है, कि वो आगे रिजल्ट देख चुके हैं, क्या रिजल्ट निकला है इसका, सबके बच के ये काम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं ईडी के साथ, सीबीआई के साथ, और कोर्ट का भी ये अन्याय कर रहे हैं, कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। बोलिए क्या कह रहे हैं? मैं साजिया जी एक अलग बात कहना चाहता हूँ। कोई युवा यदि एंकर बनना चाहेगा तो अपन आइकॉन किसको बनाएगा? एंकर को। कोई युवा यदि साहित्यकार बनना चाहेगा तो साहित्यकार को अपना आइकॉन बनाएगा। कोई भी युवा जिस क्षेत्र में जाएगा उसी क्षेत्र को किसी को आइकॉन बनाएगा। अब अरविंद केजरीवाल जी राजनेता हैं, वो कौन सा आइकॉन बन के युवाओं को संदेश देना चाहते हैं? इनका मतलब तो मैं तो उनको तालिबानी कहूँगा। कैसे कहूँगा तालिबानी? यदि आप कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं, इसका मतलब लोकतंत्र नहीं है भाई, लोकतंत्र नहीं है। आप सीबीआई का सम्मान नहीं करते, आप ईडी के सम्मान का सम्मान नहीं करते, इसका मतलब लोकतंत्र नहीं है। आपकी मानसिकता तालिबानी है कि तालिबानी सोच के साथ मेरे को काम करना है। आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक राजनेता होने से जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहता है? किसी संवैधानिक। ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है संजीव जी, और जनता पूछ रही है कि आप क्या संदेश दे रहे हैं देश के युवाओं में। पहले जब आप आ रहे थे, सरकार नहीं बनी थी, जब आप चाहते थे सरकार बन जाए, बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े वादे करते थे, दावे करते थे, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं ऐसा, उल्टा आप गलत नजीर पेश कर रहे हैं। शाजिया, पहले तो हम आंटी के सवाल का जवाब देना चाहेंगे। आंटी को जानकारी होनी चाहिए कि ईडी ने अभी तक जितने लोगों के ऊपर FIR दर्ज की है, तकरीबन 6000 के आसपास में, उसमें से 95% विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की है, और कन्विक्शन रेट 0.46%, मतलब 1% भी नहीं। ये कूद रहे हैं, ये आएंगे, हमको पता है ये क्या बताएंगे, ये ऑल ओवर टोटल के बारे में ये बताएंगे 95%, लेकिन विपक्षी पार्टी के नेताओं पे जो कार्रवाई की है उसमें 0.46%। और दूसरी बात, आप कह रही हैं कि सेना को स्वतंत्र कर दिया गया। मैडम, आपको जानकारी होनी चाहिए कि 75 पेट्रोलिंग पॉइंट में से सेना केवल 50 पे गश्त कर रही है। 25 पे इसलिए गश्त नहीं कर पा रही है क्योंकि नए सेना में भर्तियां नहीं हो रही है।
अग्निवीर के नाम से ये भर्ती कर रहे हैं, सेना को देने के लिए, उनके तनख्वाह को देने के लिए पैसे नहीं हैं। 4 साल की भर्तियां कर रहे हैं। वो जब सेना से रिटायर होके आएंगे आपके घर पे वो चौकीदारी और दरबानी करेंगे वो। तो ये महत्वपूर्ण बात ये है। दूसरी बात जो लगातार कहा जा रहा है देश के दूसरी बात जो लगातार कहानियां सुनाई जा रही है कि केजरीवाल साहब ने ये नहीं लिया, केजरीवाल साहब ने वो नहीं लिया, केजरीवाल साहब ने ये नहीं लिया, बोला था कि वो नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। जब आप राजनीति में आते हैं तो राजनीति करने के लिए और देश के लोगों को भला करने के लिए उनका निश्चित तौर पे आपको सुविधाएं चाहिए होती है। ऑफिस भी आपको चाहिए होगा, गाड़ी भी चाहिए होगी, आपको घर भी चाहिए होगा, बंगला भी चाहिए होगी। नहीं तो बंगला कैसे चाहिए होगा? हर समझ में आता है बंगला क्यों? जब एक आदमी खड़ा होकर यहाँ पे अपनी बात नहीं कह सकता है देश के विरोध में और इन लोगों के विपक्ष में, तो देश का मुख्यमंत्री जाएगा ऐसे ही घूमेगा वो। उसकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जनता में से कोई बता रहा था कि 48-39 करीब के एसी लगे हुए उनके घर में, तो ये सब चाहिए होता है सत्ता में कायम होने के लिए, भला करने के लिए। साजिया एक युवक की कहानी आपको बताते हैं। बचपन में वो चाय बेचता था। कहाँ पे? नहीं, फिर आप घुमा रहे हैं, फिर आप 360 घुमा रहे हैं संजीव जी। सवाल मेरा केजरीवाल पर। 8,500 करोड़ की गाड़ी पर वो रहता है। 1.5 करोड़ एक दिन में खर्च होते हैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था में। वो बचपन में बहुत गरीब था, वो अमीर हो गया है। वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? वो हमारा टैक्स के पैसे है ना। घोटाले के आरोप किसके ऊपर है? केजरीवाल जी के ऊपर। घोटाला का आरोप किसके ऊपर है? तो घोटाला का आरोप कोर्ट में है ना। आप बताइए कि ईडी कहाँ गई? कोर्ट में कौन ईडी गई है? आरोप अगर आप सरकार के ऊपर लग रहे हैं तो सवाल भी आप सरकार के ऊपर ही होंगे, प्रधानमंत्री मोदी पर नहीं। साजिया कोर्ट कौन गया? ईडी गई ना, ईडी गई ना कोर्ट। तो इंतजार कर लेना चाहिए था कोर्ट के डिसीजन का। इतना तो कम से कम धैर्य रख लेते ना। कोर्ट भी आप जाएंगे, कार्रवाई भी करेंगे, गिरफ्तार भी करेंगे, क्या करेंगे? एक ही काम कीजिए ना। कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है। ठीक है संजीव जी। नीति जी, इतना समय बीत गया है, ईडी और सीबीआई दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 1 समन, 2 समन, 3 समन, और केजरीवाल जी किसी भी समन का पालन नहीं कर रहे। तो मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, इतने दिन इंतजार क्यों किया? अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? मुझे लगता है हेमंत सोरेन का रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो, और ये बहुत अच्छी तरह से केजरीवाल जानते हैं कि उनका आने वाला जो घर है, निवास स्थान है, वो तिहाड़ जेल ही है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ केजरीवाल की अब चौगड़ी वहां पे बैठने वाली है, ये वो जानते हैं। लेकिन समस्या ये है कि केजरीवाल का जो डर है वो इस हद तक जा चुका है। आप देखिए 9 समन में बहाने क्या दिए गए कि मैं कभी चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ, वहां चुनाव जहां इनकी जमानतें जब्त हो गई, कभी ये बोल रहे हैं कि मैं विपासना शिविर में जा रहा हूँ, कभी एक बहाना तो कभी 2 बहाने, सिर्फ टाइम गेन करने का प्रयास, ताकि 2024 का जब चुनाव सर पर आ जाए तो इसको विक्टिम कार्ड की तरह दिल्ली की जनता के साथ कैसे खेला जाए। केवल इस स्ट्रेटेजी के आसपास केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बिना अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के कंसेंसस के बगैर शराब नीति कैसे बन सकती है। वो ये जानते हैं कि ये जो मनी ट्रेल हुई है, जो फेस टाइम कन्वर्सेशन सामने आई हैं, जहां पे मैसेजेस के एक्सचेंज व्हाट्सएप सामने आए हैं दिनेश अरोड़ा के साथ, जो इनके खासम खास हैं, जो नैयर साहब हैं वो इनके खासम खास हैं, जो पूरी मनी ट्रेल सामने आई है उसमें केजरीवाल का स्पष्ट पार्टिसिपेशन दिख रहा है। इन्वेस्टिगेशन को इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई तो जैसे इनके बाकी सहयोगियों को बेल नहीं मिल रही है, इनको भी बेल नहीं मिलनी। लेकिन बीजेपी के अगेंस्ट कैसे ये इसको विक्टिम कार्ड की तरह खेले, और कैसे देखिए इनकी वोट बैंक है दिल्ली में, ये मैं मानती हूँ। वो वोट बैंक इन्होंने अख्तियार करी है फ्रीबी के माध्यम से। अभी भी देखिए 1000 रुपए महिलाओं को फ्रीबी का देने के, इनको किसने हक दिया है कि टैक्स पेयर के पैसे को फ्रीबी के नाम बांट के अपने वोट बैंक की राजनीति करें और खुद सारे सुख सुविधाएं और घोटाले करें, और उसके बाद ये सोचते हैं कि राजनीति इतनी गंदी है। तो मैं समझती हूँ आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पास है, ईडी की रिकवरी 2014 से पहले ऑल ओवर टिल डेट 5000 करोड़ की थी, और आज इन 10 सालों में ईडी की रिकवरी 1 लाख करोड़ से ऊपर की संपत्ति अटैच हो चुकी है। ये वो काला धन है जो आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है सेठी जी के पास मैं जाऊंगी। सेठी जी, आप लगातार कह रहे हैं कि किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, किन कारणों से बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है, इन सवालों के जवाब दिए जाए। गैर कानूनी है समन, ये भी बता रहे हैं आप लगातार। लेकिन जांच एजेंसी की जांच में सहयोग ना करना क्या सत्ता का दुरुपयोग नहीं कहा जाएगा? नहीं देखिए,
कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर किसी व्यक्ति ने, फिर स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम करा है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम करा तो वो डरेगा। जिस व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं करा और डेमोक्रेसी को खत्म करके डिक्टेटरशिप की राजनीति करी जा रही है, डरी तो है कि पेश नहीं हो रहा है, जांच में सहयोग नहीं कर रहे, डरी तो है, डरे हुए हैं। उन्होंने अपना विरोध दर्ज करा इस अन्याय के खिलाफ। अगर विरोध सिर्फ विरोध होता सेठी जी तो विरोध दर्ज करवा करके वो पेश हो जाते, लेकिन वो तो पेश एक बार नहीं हुए ना। अगर उनको डर होता तो वो पहली पेशी में पेश हो जाते। अगर उनके मन में चोर होता तो पहली पेशी में पेश। उनको पता है मैं साफ पाक हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर ये जितना मेरे साथ अन्याय करना चाहते हैं ये कर लें, उसको मैं सहने के लिए तैयार हूँ। वो आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने आंदोलन करके पूरे देश के अंदर लोगों को बताया कि किस प्रकार से अपने जो हकों को लिया जाता है। अगर कोई पार्टी, अभी आप देखिए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर इन्होंने जिन लोगों के ऊपर रेडेड पड़ी, इनकम टैक्स की, सीबीआई की, उनको उन्होंने चंदा दिया है। वो भी अभी खुलने वाला बहुत बड़ा स्कैम है। भारतीय जनता पार्टी ने, जो एक पार्टी है जो फ्यूचर गेमिंग की, 1368 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है। अभी उसका यूनिक कोड जो है एसबीआई दे नहीं रहा। अब वो खुलासा होगा तो भारतीय जनता पार्टी को पता लगेगा। अगर मैं कहता हूं जिस दिन भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, कोई और बड़ा नेता बीजेपी का, ये सब ठीक है, लेकिन दिल्ली सरकार का क्या, जो पूरी की पूरी जेल के अंदर बैठी और आप कह रहे हैं कि मुखिया भी जेल में ना चला जाए कहीं? नहीं, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैंने दो बातें करी हैं, एक सत्ता पक्ष की बात करी है और एक विपक्ष की बात करी है। अगर सत्ता पक्ष डेमोक्रेसी को खत्म करके डिक्टेटरशिप की राजनीति करेगी और लोगों को ऊपर अन्याय करेगी, विपक्ष के ऊपर अपने ईडी सीबीआई का रौब जमाएगी। आपने देखा जिन लोगों ने गवाही दी उनको धमकियां दी गई, उनसे जबरदस्ती लिखवाया गया। के कविता से भी जबरदस्ती लिखवाया गया है, बुलवाया गया है। के कविता तो बता रही है 100 करोड़ की बात में डाला गया था, जिनको सरकारी गवाह बनाया गया था। बोल रही हूँ के कविता ने जो बयान दिया है 100 करोड़ पर, वो भी जबरदस्ती है। उसको धमकाया गया एजेंसियों के साथ, उन्होंने इस बात का खुलासा करा। इस बात का भी जनता को पता लगना चाहिए। देखिए, यथा प्रजा तथा राजा। अगर देश की जनता जागृत नहीं होगी तो इस देश का भला कभी नहीं हो सकता। चाहे कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी देश की जनता के लिए काम करेगी, गरीब के लिए काम करेगी, मजदूर के लिए काम करेगी, किसान के लिए काम करेगी, खिलाड़ी के लिए काम करेगी, उसका समर्थन सारी जनता करेगी। ठीक है। शैलेंद्र जी, सेठी जी बता रहे हैं कि लोगों को दबाव लोगों के ऊपर डाल करके उसे बयानात, ये कविता बयान दे रही हैं, 100 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया को देने की बात कबूल रही है। क्या उनके ऊपर भी कोई दबाव था या उनको भी डरा दिया गया, धमका दिया गया? देखिए, कुछ फैक्ट्स आने जरूरी हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन वो ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। वो किस फॉर्म में ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं? ये अरविंद जी का स्टेटमेंट है, मैं वर्चुअल हियरिंग के लिए तैयार हूं। अगर डर नहीं है तो फिजिकल जाने में आपको क्या आपत्ति है? नंबर 1। नंबर 2, हमारे एक मित्र ने कहा कि जो एफिकेसी रेट है वो मतलब पॉइंट समथिंग। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ सब खड़े हुए, कोई एग्जाम में अपीयर होते हैं और आपने 4 जो है सब्जेक्ट के पेपर जो दे दिए, पूरा एग्जाम आपका हुआ नहीं, तो क्या आपका रिजल्ट आएगा? क्या नहीं आएगा ना। अरे भैया, 25 केसेस में जो है ट्रायल कंप्लीशन हुआ है, जिसमें 24 का जो है कन्विक्शन हुआ है, तो एफिकेसी रेट क्या हुआ? 96%। पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वेबसाइट पे। तो इस तरह का तो दृष्टिकोण है क्या? वो एक आपने प्रसंग सुना था ना, असुस्थमा मारा गया, आधा जो है सच बोलना। अरे भाई, अब पहले परिभाषा सीखिए, उसके बाद जो बोलिए। आधा अधूरा आप अपने हिसाब से नहीं हो सकता। दूसरा, आपने बात की क्या कविता की, वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है और अगर वो मान लीजिए, दूसरा ईडी की जो कार्रवाई है और जो नॉर्मल एजेंसियों की कार्रवाई है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर मान लीजिए ईडी की इन्वेस्टिगेशन में कोई भी गवाह अगर मान लो कोई अपना स्टेटमेंट देता है तो उसको एज ए एविडेंस मतलब कंसिडर किया जाता है। इनको पता होना चाहिए, पता है नहीं, ये कहेंगे तुरंत अरे ईडी के हम लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगी। किन के ऊपर कार्रवाई करती है? कोई भी शिकायत 1 करोड़ से ऊपर के गबन की आती है, उसके बाद तब ईडी जो कार्रवाई करती है। तो इन लोगों के खिलाफ पहले शिकायतें गई हैं, उसके बाद फिर ईडी ने कार्रवाई करना चालू किया है। ईडी ने अपने मन से कार्रवाई नहीं की है। मेरे ऊपर तो नहीं आ सकती ईडी, इनके ऊपर तो नहीं आ सकती, क्योंकि उसका एक मतलब तरीका है कि कोई भी जो मामला है 1 करोड़ से ऊपर का है और उसमें भी शिकायत आने के बाद, तो ये है मामला बहुत संजीदा है, समझने की जरूरत है, क्योंकि पेच बहुत सारे फंस रहे हैं। आप एक दिन कोर्ट में पेश होने के बावजूद वाह लूट रहे हैं कि मेरे को तो जमानत मिल गई, और जब आज कह रहे कि
पहले कैसे पता लग गया? तो राजनीति में क्या करने आए थे? ईमानदारी करने आए थे ना। तो जनता ने उनको किस उससे चुना था? जनता ने उनके अपने काम के लिए चुना था, और काम से निकम्मापन दिया ना। दिल्ली में काम नहीं कर पा रहे, और हर एक घोटाले, जल बोर्ड घोटाला, टैंकर घोटाले में इनका दोषी मिलता है, विधायक मिलता है, कोर्ट उसको ईमानदार कहने वाले। कब न्यायपालिका का सामना क्यों नहीं करते? और जो बात करते जनता को भी पता लगना चाहिए। और जैसे हमारी माताजी कर रही, अंकल कह रहे हैं, और एक एक जन जन दिल्ली का, अब मैं तो मेरे को तो कह देंगे ये तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वही कार्यकर्ता। और दिल्ली की जनता ऐसा सबक सिखाएगी आने वाले चुनाव में। झाड़ू में भैया क्या बात है, कभी बीजेपी के कार्यकर्ता बन जाते हो? हम जैसे लोग अगर कहीं जाते थे, अपना परिचय देते थे कि मैं समाज कार्यकर्ता हूँ, तो सामने वाला इज्जत करता था, कितने बड़े ऑफिसर हो, कुर्सी बिठा के बात करता था। अब अगर हम जाके कहीं परिचय दें कि भाई मैं सामाजिक कार्यकर्ता, तो सामने वाला सोचता है लो भाई एक ठग और आ गया। इन्होंने ये बात, और बिल्कुल सही बात, बदलता दौर है ये, और राजनीति की बदलती तस्वीर। नहीं छोड़ा कि वो कल कहीं जाकर किसी बात के लिए वो अनशन कर सके या उसके साथ कोई बैठ सके। इन्होंने अपने गुरु का ही सत्यानाश मार दिया। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नादिया जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं मोदी जी 4 लाख की घड़ी बांधते हैं, 2 लाख का चश्मा पहनते हैं। आपको नेहरू जी नहीं दिखाई देते? जब देश आजाद हुआ था 555 की सिगरेट पीते थे, पेरिस लंदन से उनके कपड़े धुल के आते थे। वो उस समय देश अभी नया नया आजाद हुआ था, इतनी गरीबी थी देश के अंदर। केजरीवाल जी ने 100 रुपए की नीली शर्ट और 5 रुपए का पेन लगाया हुआ था। आज वो उनको देखो ना, 58 करोड़ की कोठी में बैठे हैं। मारुति कार 1 लाख में सफर करते थे, आज 25 लाख की गाड़ी में सफर करते हैं। आपने कभी कांग्रेस के केजरीवाल के लिए नहीं कहा। आपको मोदी जी दिखाई देते हैं। मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं। मोदी जी हर 1 घंटे में कपड़ा बदलेंगे। मोदी जी के पीछे अमेरिका खड़ा है, अमेरिका सलूट करता है। भारत का 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी है तो हर मुमकिन है। आपका दिल्ली में ऐसा सफाया होगा, आने वाला टाइम दूरबीन से दिखाई नहीं देंगे। संजीव जी प्लीज यहाँ आइए और जवाब दे दीजिए। साजिया चचा से ये पूछ लीजिए कि नेहरू जी जिस समय प्रधानमंत्री थे वो करते क्या थे, और देश के ये प्रधानमंत्री बने करते क्या थे। नेहरू जी एक बैरिस्टर थे, नामी बैरिस्टर थे, उनकी अपनी अहमियत थी। और ये लोग जो कहते हैं कि उनके कपड़े विदेश में ढूंढते थे, इनको पता ही नहीं था कि उस समय हवाई जहाज नहीं चलता था। इस जहाज से जाने में 3 महीने लगते थे विदेश में, लंदन से कपड़े धुल के आते थे। जितना आने और जाने में समय लगेगा, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, ये सब इनकी गलती नहीं है। तो देश की जनता को यही ज्ञान दिया गया है पिछले 10 वर्षों में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देश की जनता को ये बात जानने का अधिकार नहीं है कि 10 सालों में मोदी जी के किसी भी मंत्रालय में कहीं कोई घोटाला ही नहीं हुआ। देश की जनता को एक बात जानने का अधिकार है, मैं बता रहा हूँ, सर्च कीजिएगा। अरे सुन लो यार, सुन लो, अरे सुन लो, इधर आइए। अरे बात तो सुनो ना, बात तो सुन लो ना, अरे बात तो सुनो ना। एडीआर के आंकड़े बताते हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जो हलफनामा दिया था, जो उनकी संपत्ति थी, और 2019 में जो हलफनामा दिया था, दोनों के बीच में अंतर 10%, 20%। कुछ ऐसे सांसद 336% उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है। ये पैसे कहां से आए? आप लोगों को जानना चाहिए कि ये पैसे कहां से आए। ये वही सांसद है जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। जिस दिन ये कुर्सी पर से हटेंगे, ये सारी चीजें परतें उभरेंगी और लोगों के बीच में आएंगी। ये लोग पर्देदारी करके केवल विपक्षी पार्टियों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। देश की राजनीति तानाशाही से नहीं चलेगी, देश की राजनीति बदले की कार्रवाई से नहीं चलेगी। यदि आप इस तरह की राजनीति करेंगे, कल आप नहीं रहेंगे, आपके साथ भी यही सलूक होगा। जवाब संजय जी, ये तमाम जो जनता के बीच बात करते हैं कि जो है सत्ता पक्ष में बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। देश में लगभग 40% सरकारें जो है विपक्षी दलों की हैं। हर राज्य के अंदर एक एंटी करप्शन ब्रांच होती है। अगर आपके पास दम है तो एफआईआर करो। अरे सिर्फ जो क्या है कि बोलने से नहीं चलेगा ना। पश्चिम बंगाल में एफआईआर करो, पंजाब में एफआईआर करो, तमिलनाडु में एफआईआर करो। है दम आप में? नहीं है, क्योंकि कोई साक्ष्य है नहीं इनके पास में। अब ये कहेंगे एजेंसियां, अरे स्टेट में पुलिस आपके पास होती है, करिए ना आप एफआईआर।
है क्या? इनको सिर्फ भ्रमित करना है, इनको सिर्फ भ्रमित करना है। अरे पंजाब में कर लीजिए ना, आप पंजाब में करिए आप, उसके बाद यही करेंगे। अंदर होता है। अरे तो पंजाब में कितने हो गए अंदर? पंजाब में कितने अंदर हो गए? कर लिए कितने? सरकार चल रही है। अरे चल रही है, चलने वाला ये क्या है? ये सिर्फ इनको टाइम किल करना है और कुछ नहीं है। जो कोई भी कॉग्निजेबल अगर एविडेंस है तो आप करिए कार्रवाई, मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है 70 साल विपक्ष को किसने रोका था कि बीजेपी पे आप घोटाले मत निकालो? ये 70 साल इनकी सरकार रही, क्यों नहीं निकाल पाए घोटाले? ये हमारी मोदी की नीतियों से, हमारे मोदी जी की नीति है और विकास की जो नीति रही उसमें उन्होंने 10 साल में सारे विपक्षी घोटाले निकाल दिए। और अगर नहीं किया तो पेश होना और उनको सबूत पेश करें, न्यायालय में सबूत तो पेश करें कि हमने घोटाले नहीं किए। ये सिसोदिया अंदर है, इनकी लालू ने चारा घोटाला किया, अंदर जाते हैं बीमारी का बहाना करके बाहर आ गए और बाहर आते हैं तो राजनीति करते हैं, तब ये ठीक होते हैं और अंदर जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जनता है सब जानती है। यहाँ पर से आप क्या कहना चाहते हैं? मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी मैम ये बोल रही थी कि शराब घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला केजरीवाल जी ने किया है, करेक्ट, ठीक है। मुझे एक चीज बताइए मैम, क्या गुजरात के अंदर 37 लोग मर जाते हैं, दारू कहाँ से आ गई वहाँ पर? वहाँ पे एक भी कोई दारू बैन होने के बावजूद भी 37 लोग मर गए। वहाँ पर दारू कहाँ से आई? बीजेपी का शासन था, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई सरकार बर्खास्त नहीं। भैया प्लीज बोलिए, ठीक है, बात कीजिएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं। तो मैम आखिर अगर बीजेपी को अगर केजरीवाल जी से डर है तो क्या अभी डर है? ये डरना है भैया, अभी डर है? केजरीवाल कोई डर है? अगर इन्वेस्टिगेशन कराओ ना तो अभी है। भाई तुमने 3 नेताओं को तुमने जेल में डाल रखा है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई। ठीक है यहाँ से क्या कहना? ऐसा है, मेरा चैप्टर बिल्कुल अलग है। ये सब वोटों की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। अब जैसे आप पार्टी वाला बोल रहा है या कोई भी बोल रहा है, मैं ये कहता हूँ सब मुस्लिम वोटों के चक्कर में है, सारे मुस्लिम वोटों के चक्कर में है। इनको ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से ज्यादा देश में? आपको बताओ, मुस्लिम वोट जो है ना, ये मुस्लिम इंसान नहीं है क्या? लो वोट लो, लेकिन मुसलमानों की जो अच्छी आदत है वो भी पकड़ो। धर्म क्या होता है मुसलमानों से सीखो। मैं ये कहता हूँ जैसे कांग्रेस का जो अपना ये हो गया, बड़े क्या नेता था है, राहुल गांधी छोड़ दो, राहुल गांधी तो कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी तो उनको बड़ा लीडर ही नहीं मानते कांग्रेस का? ये अभी था, ये राजस्थान का जो था सीएम, हाँ गहलोत हो गया, ये एक और है लालू यादव हो गया। जो मेरे बुढ़े हैं ना, बुढ़े मरने वाले हैं, वो अपने धर्म को पहचान ले, बस वही बहुत है। अलग ही बात है, ठीक है। ऐसा है, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी स्कैम हो, कुछ आईपीसी की जो धाराएं हैं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता तो आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वधेरा बेल पे नहीं घूम रहे होते, वो भी आज अंदर होते। इट्स अ डिले प्रोसेस, लेकिन प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। जितने भी घोटाले हैं सबकी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तभी ये लोग घूम पा रहे हैं। वरना अगर सभी फास्ट ट्रैक कोर्ट या हम जो भारतीय न्याय संहिता को लागू करने की बात करी गई है संसद में, वो इसलिए करी गई है ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो। और जो इतने लंबे लंबे केसेस, आदमी मर जाता है, रिजल्ट हाथ में नहीं आते। ये हमारा विडंबना है कि हम आज तक आईपीसी धारा और अंग्रेजों के बनाए कानून के अंतर्गत चलते रहे, जो कि किसी न किसी तरह रिफॉर्म के लिए काम नहीं करता था, केवल सजा के लिए काम करता था। तो वो तो एक पक्ष है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पक्ष जो हैं वो घोटालों के जो एक एक सीरीज ऑफ घोटाले, आज जल बोर्ड का घोटाला सामने आया है, शराब नीति का घोटाला सामने आया है, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला सामने आया है, नकली दवाइयों का घोटाला सामने आया है, जो फेक केसेस, भूतिया केस जो बनाए गए हैं, मतलब घोस्ट पेशेंट्स बनाए गए हैं, वो घोटाला सामने आया है। जमुना नदी को साफ करने की बात करते थे, वो घोटाला सामने आया है। और केवल फ्रीबी की तरफ से अपने को सत्ता में बनाए रखना और सत्ता के सुखों को भोग करना। अगर ऐसा नहीं होता तो इनके जो आज सालों साल हो गए, 2 साल से 2.5 साल से ऊपर सत्येंद्र जैन जी को हो गया है, मनीष सिसोदिया आज प्राइम ऑफिस में उनको सबसे बड़ा प्लानर माना जा रहा है कि शराब, एक एजुकेशन मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट शराब की नीति में। ये कितना शर्मनाक बात है कि द मोमेंट आपके पास सत्ता आई और आपने उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर। ठीक है, ये सोचने की आवश्यकता है, दिल्ली की जनता को जागने की आवश्यकता है कि इस तरीके के नेताओं को आप पावर ना दें। ये अंततः देश का ही, मतलब मैं तो कहती हूँ अरविंद केजरीवाल देश के लिए थ्रेट बन चुके हैं कि इस तरीके का अगर पॉलिटिकल सिस्टम में सामने डेमोक्रेसी में लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से ये देश की पॉलिटिक्स को, डेमोक्रेसी को आघात करने। ठीक है।
ठीक है संजीव जी, लौटूंगी, बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास। जाते इतने सारे घोटालों के बावजूद जो भाग नहीं देखती है, दिल्ली की जनता पिछले 3 बार से लगातार इसी आम आदमी पार्टी को वोट दी है। इस बार भी आप 7 लोकसभा क्षेत्र में आपको दिखेगा कि दिल्ली की जनता क्या कर रही है। ठीक है विष्णु प्रिया जी, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है कि इस समय बीजेपी जो कार्रवाई कर रही है, असल में कार्रवाई बीजेपी नहीं कर रही है, जांच एजेंसीज जो कार्रवाई कर रही है वो बीजेपी के द्वारा करवाई जा रही है। बीजेपी की निशानदेही पर मोहरा समझ करके जो भी सब कुछ हो रहा है वो बीजेपी के कहने पर हो रहा है, इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की ओर से। तो क्या हम इमरजेंसी का दौर भूल जाएं, जब हर पार्टी के हर लीडर को ऐसे उठाकर जेलों में बंद किया गया था जैसे किसी जानवर को उठाया गया था? वो तस्वीरें भूल जाएं। मैं कहती हूँ सब भूल जाएं, वो यही चाह रहे हैं कि क्योंकि इन्हें एक्चुअल में ये भी मानते हैं कि 2014 के बाद से एकदम नया दौर शुरू हो चुका है, तो ये पुराना सब भूल जाना चाहते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ सर से पूछना चाहूँगी, बिल्कुल लड़ने का मन नहीं है सर, तो बहुत प्यार से मैं आपसे पूछूंगी एक बात, बहुत छोटी सी बेसिक सी बात है। आप मुझे खुद ही बताइए, जब किसी को बेल मिलती है तो आप ये बताइए क्या वो इंसान अगर गुनहगार नहीं तो बेगुनाह भी तो नहीं? जो इंसान सिर्फ बेल पे ही तो बाहर है, ये तो आप एक्सेप्ट करें। तो क्या गलत है अगर लोग आरोप लगा रहे हैं? और क्या जब अभी कविता जी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने मान लिया, उन्होंने बोला कि चलिए ये है, मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड्स नहीं गिनवाऊंगी जो भी घोटाले बिल्कुल भी नहीं, बट आप मुझे बस इतनी सी बात बताइए कि अगर इंसान बेगुनाह होता तो बेल पे बाहर तो नहीं होता, तो इसका आप क्या जवाब देंगे? क्या इसके बदले में इस्तीफा दे देना चाहिए? दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए? इस सरकार को खत्म कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ, ये आरोप ही है ना, ये आरोप है और आरोप को वो पार्टी फेस कर रही है। मैं सिर्फ ये कुछ तो होगा ना, डेफिनेटली कुछ चीज की बिना किसी साक्ष्य के इतने बड़े नेता, कोई मैं किसी आम आदमी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रही हूँ। इतनी बड़ी पदवी पे रह के अगर वो बेल पे, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ है। इसीलिए हम जब आप ईडी को बोलते हैं, चाहे आप सीबीआई को बोल रहे हैं, चाहे बिल्कुल दीजिएगा सर, चाहे आप किसी को बोले, लेकिन डेफिनेटली अगर बिना किसी सबूत के वो बेल पे बाहर नहीं होते, उन्हें 15,000 रुपए नहीं देने पड़ते हर समय के। सटीक सवाल है, सटीक जवाब। एक आरोप कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का लगा था। हम इसी उसी बार पे आ रहे हैं, ये उदाहरण हम दे रहे हैं। और सारे लोगों ने देश को तोड़ने वाला, टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाला, वो तमाम चीजें और देशद्रोही का केस। एक आरोप नहीं लगा था, नारे भी सुने थे देशवासियों ने, आजादी के नारे भी सुने गए थे, टुकड़े टुकड़े भी नारे सुने गए थे। वो बाहर है ना। तो जिस तरह से प्लांटेड खबरें चलाई जाती हैं और जिस तरह से आरोप लगाए जाते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास अमला है, उसका दुरुपयोग लगातार किया जाता है और छवि खराब करने की कोशिश की जाती है। मैं यही कह रहा हूँ। बीजेपी के खिलाफ बोलिए। ठीक है, आ रही हूँ विष्णु जी। नहीं, मैं आपकी बात का बिल्कुल क्लियर कट जवाब देता हूँ। विष्णु प्रिया जी, आपने पूछा कि जेल में, हाँ विष्णु प्रिया, मैं ये कह रहा हूँ कि यही तो लड़ाई है। जब देश के किसानों को 10 लाख किसान यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, देश के खिलाड़ी जंतर मंतर पे इकट्ठा होते हैं और विपक्षियों को टारगेट किया जाता है, तो पूरे देश की राजनीति हिल जाती है, सारी विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं इसी विरोध प्रदर्शन में कि आप संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके अपने जो विपक्ष के नेता हैं, आप उनको चुनावों में तो हरा नहीं सकते, लेकिन आप उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करके आप उनको जेल में डालने का काम करते हो। यही लड़ाई है। इसीलिए सारी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठा हुई हैं कि ये जो पार्टी है ये डिक्टेटरशिप की राजनीति कर रही है और डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। इस लड़ाई की वजह से ये इंडिया गठबंधन बना है। इस पार्टी, और वो भी टूट रहा है धीरे धीरे, है ना? जितने लोग थे साथ में क्या अब है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं। जब बहुत बड़ा कुनबा इकट्ठा होता है, कुछ लोग अपने निजी फायदों के लिए, वैसे ही जैसे उम्मीद पर दुनिया कायम है। नीतीश कुमार जी को ले आए, आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस से ले गए, आप गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस से ले गए, आपने कांग्रेस के कितने नेताओं को ले गए। आप जब आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल के सही हो जाते हैं। ठीक है, आ रही काम ना करें। आ रही नहीं, वो ठीक है, लेकिन इस सवाल का जवाब शैलेंद्र जी। देखिए, बीजेपी एक नेता को अपने पास ले आ रही है, ये बड़ा अपने में हास्यास्पद है। भाजपा एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। कोई भी अगर नेता आ भी गया हो तो भाजपा की जो भी नीतियां थी 370 हम हटाएंगे फ्रॉम द डे वन से, भैया उसका समर्थन करोगे तो स्वागत है। हम जो ट्रिपल तलाक खत्म करेंगे उसका समर्थन करोगे तो स्वागत है।
अरे बात व्यक्ति से बड़ा जो विचार का है ना, तो जो व्यक्ति भी उस विचार से सहमत है स्वागत है। अब इनको क्या है कि इनके पास न तो नेतृत्व है, न नीति है, न कार्यकर्ता है, और न ही जो है इनकी जो है कार्यक्रम है। तो इस वजह से ये संकट खड़ा हो रहा है। जो अभी ये बात कर रहे थे चुनाव में जीत की, 2014 में दिल्ली में क्या परिणाम था इनको पता है? 2013 में क्या परिणाम था पता है? 2019 में, अरे भैया वो कर्म न्यायालय तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। बड़ी बड़ी फाइलें लेके जो प्रधानमंत्री का 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी, अगले सुनिए, वो मामला ऑलरेडी न्यायालय में चल रहा है। अगर किसी को सजा मिलेगी तो सवाल किया जाएगा। नैतिकता भाई साहब जो 9 संबंध के बाद जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए ना, नैतिकता तो ये है, हमें 9 संबंध मिल जाएगा, हम फिर भी नहीं जाएंगे। जो आपके ऊपर सवाल इसलिए ज्यादा बनते हैं क्योंकि आपने राजनीतिक शुचिता की बात की थी, जो कन्वेंशनल पैटर्न के। अरे भैया, अरे लंबी आपके बाद राज्यों में ऐसी भी है ना, दम है तो बाहर करके दिखाओ, करो। अरे ये लोग क्या करो ना, नहीं है, ये सिर्फ झूठ बनाएंगे जो है। नहीं शैलेंद्र जी, मुझे एक बात समझनी है। एक राजनेता, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है और दिल्ली भी देख रही है, क्योंकि मुखिया दिल्ली के ही हैं अरविंद केजरीवाल जी। वो 9 समन भेजने के बाद भी पेश नहीं हो रहे हैं। क्या नजीर पेश कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि राजनीति में वो भी पूरे घुल चुके हैं? वो जो अलग सी राजनीति करना चाहते थे, कट्टर ईमानदार की बात करते थे, अब वैसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ ख्वाब थे, ख्वाब रह गए। साजिद जी, इन्होंने क्लेम किया था जो पारंपरिक राजनीतिक दल हैं उनसे हम अलग हैं। करप्शन, क्राइम और करेक्टर, इन पर शुचिता की बात की थी, एब्सोल्यूट शुचिता की बात की थी। तो भाई अगर आप उन्हीं की तरह बात करेंगे, जो कन्वेंशनल जो दल हैं उन्हीं की तरह बात करेंगे, तो जनता आपको क्यों अलग देखेगी? बेसिक सवाल ये है। अब आप जो प्रक्रिया का सम्मान नहीं करते, अगर आपको तो ये चाहिए था कि पहला सम्मान आया था ना, आपको ज्वाइन करते। तो अगर मान लीजिए मैलाफाइड इंटेंशन के साथ आप पे कार्रवाई हो रही होती तो आपको मतलब आप बरी होते, आपको और जन समर्थन मिलता। फिर तो आप हेमंत सोरेन और आप में क्या फर्क है जरा बता दो। एक राजनीतिक दल का नेता मुखिया लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड हो गया है, आप उसके साथ खड़े हैं या नहीं है? बताइए आप, किस पे सजा मिली है? लालू प्रसाद यादव को सजा मिली है नहीं मिली है? जो तो ये फर्क है इनकी कहनी और कथनी में। जो अब जनता की बात कर लेते हैं। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीबीआई जो है ना, किसी भी आदमी को तभी उठाती है जब उसके पास सबूत पहुँच जाए। मैंने एक ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट की थी, तो जब मैंने सबूत पेश किए तो उसको उसके दफ्तर से उठा के ले गई। बहुत बड़ा अफसर था दिल्ली गवर्नमेंट का, मैं नाम कहने में ले देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताना चाह रहे हैं कि जांच एजेंसी यूं ही हवा में काम नहीं करती है जो आरोप लगाए जाते हैं, बल्कि सबूतों पर काम किया जाता है। ये जनता की आवाज है, हमारी आवाज नहीं, जनता के बीच से उठी आवाज है। बोलिए। देखिए, मैंने 2 नेता देखे हैं। एक बंगाल की ममता जी को देखा, जब भी चुनाव आते हैं कोई ना कोई एक्सीडेंट उनके साथ होता है, इमोशनल कार्ड खेल लेती है। एक केजरीवाल जी हैं, ये भी इमोशनल कार्ड खेलते हैं एकदम अपने टाइम पे आके। पार्टी में तो नेता लोग आते हैं जाते हैं। अभी महाराष्ट्र के उद्धव राज ठाकरे भी आए हैं, शामिल हुए हैं, तो यहाँ से उसके बिहार का भी गया है जिसको सीट नहीं मिली। कहने का मकसद है ये गिरगिट की तरह रंग बदलना। इन राजनीतियों का अभी तक फैसला नहीं कर पाए बड़ी बड़ी पार्टियाँ कि किसको कितनी सीटें देनी, किसको कितनी सीटें लेनी है, और चुनाव के लिए अभी डिसाइजन नहीं करे। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, अपने तय समय के अनुसार प्रचार शुरू कर दिया है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जिन्होंने प्रचार शुरू कर दिया, जो तय नहीं कर पाए उनका क्या हाल होगा, उनका जो अभी तक अपनी सीटें नहीं बांट सके। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, ऐसा है कि ये सारा जो जनता की आवाज आ रही है, ये पूरी एक तरह से अनऑर्गेनाइज्ड है ये और ये सच्ची है। इसमें ऐसा है कि आम आदमी एक वैसे पखंड बन गया है। आम आदमी क्या, आप उसको केला आदमी बोल दो, आम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? दिस इज अ धोखा, दिस इज अ स्कैम that you can name a party as an armed party. This is the biggest scam that he has done it. And he himself is a very educated senior person in revenue department, yet he knows all the inside and outside. Yet he is doing a very bad practice and a very low status. What was he doing in Anna Hazare's time? Why he was taking such a lead in having no corruption slogan? And what's he doing now? And where is Anna Hazare today? Anna Hazare को क्यों नहीं उठाते हैं? Why doesn't he come about? बिल्कुल, जिन अन्ना हजारे के साथ में आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई, आज वो अन्ना हजारे आखिर है कहाँ? लगभग जब हम इस मुद्दे को लेकर के शो करते हैं, ये आवाज जरूर उठती है जनता के बीच से। तो ऐसे में सोचने की जरूरत है आम आदमी पार्टी को भी। मैम, आम आदमी पार्टी कह रही थी कि जन लोकपाल लाएंगे, अब जन लोकपाल कहाँ है?
और ये कह रही थी कांग्रेस के पास कांग्रेस के खिलाफ सबूत है, वो सबूत देखना चाह रहा हूँ मैं। आज उन्हीं के साथ ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, आप बस मैडम मैं तो यही समझता हूँ कि सबसे बढ़िया है अपना बीजेपी। हाँ, इसको मैं सब बढ़िया है। आ रहे हैं इधर से सुन। मैं शैलेंद्र जी की बात का बिल्कुल कंडेम करता हूं कि नेता इनकी पार्टी में इसलिए आ रहे हैं कि ये बड़ी ईमानदार पार्टी है। इस देश की एक पार्टी ऐसी है दावा नहीं कर सकती जो ईमानदारी का चौगाव बैठे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो। मैं ये कहता हूँ पार्टियों में सब में अच्छे नेता हैं, लेकिन चूंकि इनके प्रधान जो अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं वो ईमानदार है, उनको देख के आ रहे हैं। यदि आपके पास आएंगे तो हम बात करेंगे आपसे 27 में कितने लोग आते हैं। आप क्या बात करते हो कि किसी पार्टी को कैसे कैसे ईमानदार है सब, और है तो मैं आपको बायोडेटा दे दूँ, आप बताओ मेरे को। मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ कितने नेताओं को मैं आपकी लिस्ट ला के दूंगा जो अन्य अलग अलग पार्टियों में। आप हर किसी को ऐसे बोल देंगे कि हाँ मोदी जी ईमानदार है, घर में यदि मालिक ईमानदार है तो बच्चों की हिम्मत नहीं होती भ्रष्टाचार करने की। ठीक है, यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है, बोलिए। मैडम जी हम तो एक ही बात जान रहे हैं, जैसे इन्होंने बोला है ना, हमारे जब प्रधान सेवक मोदी जी ईमानदार है, जब घर का परिवार का एक मुखिया ईमानदार होता है ना, तो घर में चाहे कोई भी, अगर कोई भी बच्चा निकम्मा हो या चोर हो, मुखिया का वही कर्तव्य है, उसको निकाल के बाहर फेंकता है। इसीलिए वो देश चला सकता है। घर का मुखिया वही अच्छा है, जो ईमानदार होगा वही देश पे राज करेगा। ठीक है, अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 10 साल बीजेपी ने राज किया, क्या इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया? आप मोदी जी का बैलेंस देखिए, 96 लाख ही है। उन्होंने किसको अपने भाइयों को कोठी बना दी, किसको चेयरमैन बना दिया। आज भी वो 2 कमरों के मकान में रह रहे हैं गुजरात में, हैं जी। आप बैंक बैलेंस देखिए उनका, कोई मोदी जी ऐसे ईमानदार। मोदी जी कहाँ करोड़ों रुपए का बाहर के देशों में बैंक बैलेंस कर दिया मोदी जी ने, है? आप बताइए, इन्होंने तो बाहर के बैंक भर दिए, सारा देश लूट लिया। आप लोगों ने सारा देश लूट लिया, सारा जनता का जो विकास में पैसा लगना था आपने अपने विकास में लगा दिया। आज अपना बैलेंस देखिए और मोदी जी का बैलेंस देखिए, मोदी जी का कैरेक्टर देखिए और अपना देखिए। क्या कहना चाहते? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी ईमानदार आदमी हैं, गरीब हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ये लोग बार बार जो सवाल उठाते हैं कि 15 लाख का सूट पहनते हैं। अरे अगर उन्हें सम्मान के हिसाब से देखा जाए तो वे विश्व में नंबर 1 लोग हैं और सबसे ज़्यादा फेमस हैं अपनी ईमानदारी के लिए। अगर और सबसे ताकतवर नेता है इस टाइम। अगर वे सूट अच्छे कपड़े भी अच्छे नहीं पहनेंगे तो कि उनकी ज़िंदगी क्या रह जाएगी? उन्हें सम्मान के कपड़े तो चाहिएंगे ही। क्या प्रधानमंत्री होकर सम्मानित होकर वो लुंगी बांध के घूमेंगे? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। बार बार कहते। संजीव जी, ये है जनता की आवाज। जी हम ध्यान नहीं दिए क्या बोले वो। कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखिए आपने सवाल नहीं सुना तो जनता की ओर से आवाजें उठने लगी। मोदी 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 मोदी। ठीक है नहीं, जनता कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी तो विश्व के सम्मानीय नेता है, तो वो महंगे सूट क्यों नहीं पहनेंगे? आपको दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं भाई, पहने ना वो, पहने ना। 8,500 के करोड़। अरे जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जीते हो, उस देश का मुखिया 8,500 का करोड़ का हवाई जहाज पे चढ़ेगा वो? शर्म नहीं आती आप लोगों को ये बात कहते हुए? कमाल की बात करते हैं। जनता से आप कह रहे हैं कि शर्म नहीं आती, जनता से आप कैसे कह सकते हैं? वो 5 किलो जो आपको वोट डालते हैं उसको आप राक्षस कहते हो। जिन्हें अमेरिका झुककर करता है, जिन्हें अमेरिका झुककर सलाम करता है, आप उनको उनकी अहमियत नहीं समझ रहे। मनमोहन सिंह के साथ क्या था? मनमोहन सिंह के साथ क्या था? 2000 सुनिए, 2000 शादिया 2000 साजिया 2014 में जिस समय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे थे, जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल रहा था उस समय मनमोहन सिंह को। छोटे से कॉलम में इतना छपाता है, ये हिंदुस्तान की मीडिया का सच है।
ये आप लोग को शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को जो मनमोहन सिंह को कम आंकते हैं। मनमोहन सिंह की पढ़ाई, मनमोहन सिंह कहाँ जाते थे पढ़ाई? मनमोहन सिंह ने पढ़ाई क्या की है? इंटर पॉलिटिकल साइंस। अरे इंटर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले समझते हैं। ये एडिटोरियल को क्या करना चाहते हैं? माइक पकड़ा दो भैया, करो डिबेट। मनमोहन सिंह क्लास लेंगे। मनमोहन सिंह के पढ़ाई के बारे में कम से कम तुलना नहीं कीजिएगा। इंटर पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल था सबसे वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। कि मनमोहन सिंह के रिजिम में सबसे ज्यादा जो लोन्स जो है सैंक्शन किए गए और उनकी वजह से जो है डेट क्रिएट हुआ और जो एनपीए क्रिएट हुआ। आज़ादी के बाद से लेकर जो 65 लगभग वर्ष में जो लोन्स का सैंक्शन अमाउंट था 18 लाख करोड़ के आसपास था, इनके टाइम में 54 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया। बैंकों पे दबाव डाला गया, तो ये तो इनकी पॉलिसी थी। बताइए कितना कर्ज है? बताइए, माइक लगाइए उनके मुंह पे। बताइए कितना कर्ज है हिंदुस्तान? इनके बहुत पे मेरे को बड़ा हंसी आ रही है। 5 बड़ी अर्थव्यवस्था, रुकिए यार, बताइए। 5 बड़ी अर्थव्यवस्था है, जापान पे सबसे ज्यादा कर्ज है। जापान डूब रहा है क्या? अरे कर्ज लेना, अगर उससे विकास काम करना कोई बुरी बात है क्या? एग्जैक्टली। आपको कर्ज लेना विकास की बात है, कर्ज लेना विकास की बात है। अरे आप मनमोहन सिंह की बात करें, आपको इस बात का पता है जब मोदी जी मनमोहन सिंह जी से मिलते हैं उनके पैरों को हाथ लगाते हैं, उनका ये सम्मान है। और उन्होंने देश के लिए जो करा है, आप देखिए जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो सारे सम्मानित हैं। हर एक प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए। अगर 4-5 लोग भारतीय जनता पार्टी के आगे आ गए कार्यकर्ता और वो किसी की आवाज को देखो, आपको माइक मिला। नहीं, सेठी जी प्लीज जनता को तो मत टारगेट कीजिए ना, जनता है ये, हमने नहीं बुलाया, कोई कार्यकर्ता नहीं। जनता का पूरा सम्मान है, लेकिन जनता की भी एक नैतिक जिम्मेवारी है। अभी जनता के बीच में एक अंकल जी कह रहे थे आप यहाँ आते हो, आप मीडिया को कितने पैसे देते हो? अरे जनता की भी तो एक नैतिक जिम्मेवारी है। अगर हम एक डिबेट कर रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए तर्क के साथ बात होती है, बात हमेशा तर्क के साथ होती है। अगर देश के अंदर इस तरह का माहौल बना हुआ है, अगर देश के अंदर देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री जी भी हैं, गृह मंत्री जी भी हैं, पार्लियामेंट भी है, इसी एरिया से अरविंद केजरीवाल 3 बार जीते हैं, उनको क्यों नहीं हरा पाए आप?